नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो, जिसमें हम आपके सभी विषयों से संबंधित व्याख्याएं देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। विश्व जनसंख्या में दुगना होने में विश्व की जनसंख्या को दुगना होने में कितना समय लगा है और उसमें जो ट्रेंड है उसमें क्या उतार चढ़ाव आए हैं। और तीसरी चीज़ आप इसमें जानेंगे जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के, यानी कि जनांकी के संक्रमण के सिद्धांत के बारे में आप जानेंगे। जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हैं और बहुत आसान टॉपिक है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें जानने के लिए, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जनसंख्या वृद्धि की क्या प्रवृत्तियाँ, यानी कि इसमें क्या ट्रेंड देखने के लिए हमें मिलता है। आप ट्रेंड को सिर्फ 2 लाइन में समझ सकते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि है उसमें बड़ी तेजी आई है, विश्व की जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ी है और इसके में जो बढ़ने में जो समय लग रहा था पहले, अब बाद में यानी कि आज के समय में वो समय आकर कम हो गया है। यानी कि पहले 100 करोड़ की जनसंख्या जितने समय में बढ़ती थी, अब 100 करोड़ की जनसंख्या बहुत जल्दी बढ़ जाती है। मान लीजिए पहले अगर आज से 500 साल पहले 100 करोड़ की जनसंख्या बढ़ने में 100 साल लगता था, तो आज के समय में जो है 100 करोड़ की जनसंख्या बढ़ने में केवल 10 साल लग रहे हैं। ये हालत है। इसे आप डेटा के मदद से समझिए। डेटा जो है आपका पेज नंबर 13 पे दिया होगा, इस तरफ नीचे की तरफ आपके दिया हुआ है। ये पेज नंबर 13 की तरफ आपको ये डेटा दिया हुआ है। तो अगर आप इस डेटा के हिसाब से अगर आप समझें तो आप पाएंगे क्या कि 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग आज से 8,000 साल पहले, आज से लगभग आप ये समझ लीजिए कि 12,000 साल पहले जो विश्व की जनसंख्या थी केवल 50 लाख थी। ईसा के पूर्व में, यानी कि आज से 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले जो विश्व की जनसंख्या थी वो थी 25 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो अब ये देखिए, अच्छा 1650 आते आते दुनिया की जनसंख्या 500 करोड़ हो गई, यानी कि 25 से 50 करोड़ हो गई, 50 करोड़ हो गई, यानी कि दुगनी हो गई। दुगना होने में कितना समय लगा? लगभग 1500 साल लग गए दुगना होने में। अच्छा, 50 से 100 करोड़ होने में, यानी दुगना होने में कितना समय लगा? 50 से 100 करोड़ होने में कितना समय लगा? 50 से 100 करोड़ होने में लगभग 150 साल लगे। यानी कि पहले तो दुगना होने में 1500 साल लगे, लेकिन अब दुगना होने में बाद में अगली बार जब दुगनी हुई जनसंख्या तो उसे केवल 150 साल लगे। इसके बाद आप देखेंगे कि 100 करोड़ से 200 करोड़ होने में कितना समय लगा? केवल 123 वर्ष। तो ये समय भी आप जानेंगे क्या कि घटा समय। फिर 200 से 400 करोड़ होने में कितना समय लगा? केवल 47 साल, यानी कि समय और घट गया। और उसके बाद जो अनुमान है कि 400 से 800 करोड़ होने में केवल 50 साल लगेंगे, यानी कि 2025 आते आते जो दुनिया की जनसंख्या है वो 800 करोड़ हो जाएगी। तो आप ये जानेंगे, देखिए कि विश्व की जनसंख्या के दुगना होने में भी जो समय लगता था उसमें भी कमी आई है। और तो और जो जनसंख्या की वृद्धि है वो जो हो रही है 1 करोड़, मतलब 1 अरब जो उसमें बढ़ता है उसकी संख्या भी, उसमें भी जो समय लगता है वो भी बहुत कम हो रहा है। देखिए इसकी मदद से इसे समझिए। दुनिया की जनसंख्या 1 अरब होने में, शुरुआती 1 अरब होने में, यानी कि 100 करोड़ होने में जो है लगभग 1830 साल लगे ईसा पूर्व के बाद। अच्छा, 1 अरब से 2 अरब होने में, यानी कि 100 करोड़ जुड़ने में 100 वर्ष लग गए। 2 अरब से 3 अरब होने में 30 साल लगे, यानी कि आप ये देखिए समय कितना घट गया। पहले 100 अरब जुड़ने में, 1 अरब जुड़ने में, 1 अरब इक्वल टू 100 करोड़ है ना, तो जुड़ने में 100 वर्ष लगे थे। वो समय घटकर कितना हो गया? केवल 30 साल। 30 साल में दुनिया में 100 करोड़ लोगों ने जो है वृद्धि हो गई। उसके बाद 3 अरब से 4 अरब होने में आप देखेंगे कि केवल 15 साल लगे, यानी कि 100 करोड़ की जनसंख्या केवल 15 साल में बढ़ गई। उसके बाद आप देखेंगे 4 से 5 अरब होने में 100 करोड़ बढ़ने में, यानी कि 12 वर्ष लगे, और फिर वो 12 वर्ष। तो इस तरह से आप पाएंगे क्या कि दुनिया की जो जनसंख्या है वो बढ़ने का जो समय पहले लग रहा था उस समय के साथ साथ उसमें बहुत कमी आई है। 100 से 30 साल, 30 से 15, 15 से 12, फिर 12 से 10 साल जो है लगेंगे। लगभग 15 साल में ये माना जा रहा है कि 100 करोड़ जनसंख्या और बढ़ जाएगी। तो ये देखिए कि इस तरह से जनसंख्या परिवर्तन की जो
परिवर्ती है वो हम डिफाइन करते हैं कि समय बहुत कम लग रहा है अब जनसंख्या वृद्धि होने में। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई इसलिए हो रहा है क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई तो लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों के पास इलाज कराने की सुविधाएं मौजूद हुई, लोग शिक्षा का स्तर बढ़ा, यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई। वैज्ञानिकों ने ऐसी दवाइयाँ खोज ली जिससे महामारियों पे हमने काबू पा लिया। तो पहले तो महामारियों में करोड़ों लोग मर जाते थे, तो इस वजह से जनसंख्या में कमी भी होती थी। लेकिन अब महामारियों में करोड़ों लोग नहीं मरते, क्यों? क्योंकि आपने वैक्सीन तैयार कर लिया, आपने उसका इलाज ढूंढ लिया, तो इसलिए लोग बचने लग गए। पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, लेकिन अब लोग बचने लग गए। तो फिर क्या हुआ? दूसरी बात ये हुई कि अकाल पे आपने काबू काफ़ी हद तक पाया। पहले अकाल में लोग मर जाते थे, लाखों लोग मर जाते थे, अकाल पड़ता था, खाने के लिए नहीं होता था, लाखों लोग मर जाते थे। लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं आपने वैज्ञानिक रूप से मौजूद है, आपके पास यातायात के साधन है। तो एक राज्य में अगर अकाल पड़ा है तो आप दूसरे रास्ते खाना भेज देते हैं, तो वहाँ के लोग नहीं मरते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग मर जाते थे। इसीलिए जनसंख्या की जो वृद्धि होती थी वो बहुत धीरे धीरे होती थी। लेकिन आज के समय में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि समय बहुत कम लगता है 100 करोड़ की जनसंख्या बढ़ने में और दुगना होने में भी। जो मैंने आपको बताया कि 50 करोड़ से 100 करोड़ हुई कितने साल में? लगभग 150 साल में। 100 से 200 हो गई, लगभग 130 साल लगे। 200 से 400 करोड़ होने में लगभग 47 साल लगे, और 400 से 800 होने में लगभग 50 साल लगेंगे। 2025 का अनुमान है। अभी जो विश्व की जनसंख्या है लगभग उसका अनुमान यह है कि वो 7 करोड़ के आसपास है, 7 अरब के आसपास, 7 अरब 700 करोड़ यानी 7 अरब के आसपास है। तो इसमें भी ये बात है कि विश्व जनसंख्या के दुगना होने की अवधि तेजी से घट रही है। ये दूसरा कंक्लूजन आप निकालेंगे। तीसरी चीज आप इसमें पता लगाएंगे क्या कि अलग अलग देशों में जनसंख्या दुगनी होने का जो समय है वो अलग अलग है। विश्व की तो आपको बता दी। अब देखिए, अलग अलग देश भी अलग अलग समय लेते हैं। कोई देश जो है अपनी जनसंख्या केवल 10 साल या 20 साल में दुगनी कर लेगा, जैसे कि भारत। अनुमान यह है कि भारत लगभग 25 साल में अपनी जनसंख्या को दुगनी कर लेगा। अभी अच्छा है गलत वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन अनुमान यह है कि भारत जैसे विकासशील देश, अफ्रीका जैसे विकासशील देश, बांग्लादेश जैसे देश जो विकासशील देश हैं, वो अपनी जनसंख्या को 20 से 25 साल में दुगना कर लेंगे। यानी कि उनके दुगना होने का जो समय है वो बहुत कम है। और विकसित देश जैसे यूरोप के हो गए, जैसे अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, जैसे कनाडा हो गया, ये सब जो है अपनी जनसंख्या को दुगना करने में लगभग 100 साल से भी ज़्यादा लेने वाले हैं। यानी कि वहाँ पे जनसंख्या दुगना होने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। और कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पे दुगना होने की प्रवृत्ति दिखाई ही नहीं देती। यानी कि अभी अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता कि उसकी जनसंख्या दुगनी होगी भी या नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो वृद्धि दर है वो बहुत कम है। यहाँ आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक तो लाइबेरिया और दूसरा आपको नाम याद रखना है लैटविया। क्यों याद रखना है भाई? सबसे उच्च वृद्धि दर किस देश की है? उच्च वृद्धि जनसंख्या की में उच्च वृद्धि दर की अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा उच्च वृद्धि दर लाइबेरिया की है। लगभग 8.2% के दर से इसकी जनसंख्या बढ़ रही है। और सबसे कम वृद्धि दर किसकी है? लैटविया की। लैटविया की सबसे कम वृद्धि दर है। अब वृद्धि दर अब मैं क्या कहूँ, इसे तो माइनस में आप बताएंगे, -1.5 है। यानी कि इस देश की जनसंख्या कम हो रही है और बड़ी तेजी से कम हो रही है। सबसे तेजी से कम इसी देश की जनसंख्या हो रही है, लैटविया की। तो सबसे अधिक वृद्धि दर वाला देश लाइबेरिया और सबसे निम्न वृद्धि दर वाला देश लैटविया। तो ये आपका कुछ रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। 1 नंबर में आपका आएगा, या इसको मैप में आप भरने के लिए आपको आएगा लाइबेरिया और हालांकि मैप के ऊपर मेरी अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो है, वो आपको मिल जाएगी। तीसरा टॉपिक जो इस वीडियो का है वो क्या है? जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये इस चैप्टर का। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत आपको पेज नंबर 15 पे मिलेगा और यहाँ ऊपर उसका जो है ये डायग्राम होगा। इसकी मदद से आपको समझाना होगा और इसकी मदद से आपको समझना भी होगा। सबसे पहले आप जानिए कि जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत होता क्या है। जनांकीय संक्रमण, जनांकीय मतलब यहाँ सीधा मतलब है जनसंख्या से, सीधा मतलब। संक्रमण का मतलब होता है परिवर्तन का दौर, परिवर्तन का समय। तो जनसंख्या में कैसा परिवर्तन आएगा इसको बताने वाला एक सिद्धांत क्या कहलाता है? जनांकीय संक्रमण का
सिद्धांत बताता है, ये सिद्धांत आपकी जनसंख्या का वर्णन करता है, यानी कि आपकी जनसंख्या के बारे में व्याख्या करता है कि इस देश की जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं और आने वाले समय में इस देश की जो जनसंख्या होगी उसका अनुमान कैसा होगा, यानी उस आगे आने वाले समय में इस जनसंख्या की क्या विशेषताएं होंगी। तो आप देखिए, शुरुआत में कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, कोई भी एक सोसाइटी हो, उसकी क्या विशेषता होगी। शुरुआत में उसकी विशेषता ये होती है कि वो गांव में रहते हैं। भाई इस दुनिया में सभी शुरू से ही शहर में थोड़ी रहते हैं, आप और हम जरूर कहीं ना कहीं गांव से ही तो आए हैं। अच्छा, तो ऐसे ही हर जो मानव समाज है, जो भी सभ्यता है, वो गांव से ही शुरू हुई है, ग्रामीण क्षेत्र से ही शुरू हुई है। वहाँ के लोग खेती करते थे और अशिक्षा में ही उन्होंने जन्म लिया है। शुरुआत में तो ऐसी ही होती है, लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि हर समाज जो है वो गांव से निकलकर नगर में जाता है, खेती से निकलकर उद्योग में जाता है और अशिक्षा से निकलकर शिक्षा की तरफ साक्षर बनता ही बनता है। ऐसा होता है। यही बदलाव जो है, यही जो परिवर्तन का समय है, इसी को हम कहते हैं जनांकीय संक्रमण। तो होता क्या है इसमें कि सिद्धांत ये कहता है कि जैसे समय के साथ साथ कोई भी समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षा से निकलकर इन तीन अवस्थाओं से निकलकर, यानी कि गांव से निकलकर और अपने जो वो काम करता है, जो खेतीहर वो काम करता है, खेतों में जो काम करता है, उस जगह से निकलकर और अशिक्षा से निकलकर वो कहाँ जाए, अगर वो नगर की ओर या उद्योगों की ओर और साक्षर बन जाता है, यानी इस अवस्था से निकलकर अगर वो इस अवस्था में जाता है, फिर से सुनिए, ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षा से निकलकर अगर कोई समाज नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो उस समाज का जो उच्च जन्म दर होगा वो निम्न जन्म दर में बदल जाएगा और उच्च मृत्यु दर जो होगी वो निम्न मृत्यु दर में बदल जाएगी। क्या मतलब है इसका? भाई इसका मतलब ये है कि अब गांव में अगर आप जाते हैं तो आप क्या पाते हैं उस अवस्था में। गांव में देखिए, आपके पास अच्छे से शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो आप अशिक्षित रह जाते हैं। गांव में अच्छे से अस्पताल की व्यवस्था नहीं होती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ पे लोगों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मृत्यु ज़्यादा होती है, बच्चों की भी मृत्यु ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि जन्म दर भी तेज होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे होते हैं, जो बच्चे जो हैं जन्म के साथ काफ़ी बच्चे वो जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जो माता पिता हैं वो ज़्यादा बच्चे को जन्म देते हैं, ताकि 10 में से 6 बच्चे की अगर मृत्यु भी हो जाए तो कम से कम 4 या 3 बच्चे बचे रहें उनके। इस वजह से आप देखते हैं क्या कि जन्म दर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस समाज में, ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित समाज में जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। तो अगर वो गांव से निकलकर, खेतीहर समाज से निकलकर और अशिक्षा से निकलकर अगर वो नगर की तरफ जाता है, उद्योगों की तरफ जाता है, वो साक्षर बनता है, शिक्षित बनता है, तो हम क्या देखते हैं, उस समाज में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जो है वो भी बदलती है। और कैसे हो जाती है? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में बदल जाती है। लेकिन ये जो परिवर्तन मैं बता रहा हूँ, जो ऐसा परिवर्तन होगा, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में बदल जाएगी, ये अलग अलग अवस्थाओं में होगा। ये अलग अलग अवस्थाएं जो हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं, इसलिए मैंने इस ग्राफ को 3 अवस्थाओं में बदला है। तो पहला अवस्था होता है ये वाला कि गांव, खेतीहर और अशिक्षा में रहेगा समाज। तो गांव, खेतीहर, अशिक्षा वाला समाज कौन सा है? जैसे बांग्लादेश, जैसे आप बांग्लादेश का एग्जांपल ले सकते हो। तो बांग्लादेश जो है वो पहली अवस्था में, यानी इस अवस्था में। और इस अवस्था में क्या है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो आप यहाँ देखिए, मैंने ये मैंने जन्म दर दिखाई है और यहीं पे मैंने मृत्यु दर भी दिखाई है। तो आप देखते हैं क्या कि जन्म दर भी बहुत ऊंची है और मृत्यु दर भी बहुत ऊंची है। इस वजह से क्या होता है, जो जनसंख्या वृद्धि दर होगी वो कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि भाई जन्म दर भी 40 है और मृत्यु दर भी लगभग 38 है। तो जनसंख्या वृद्धि कितनी होगी? बस 2। तो जनसंख्या वृद्धि कितनी होगी? बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग मृत्यु भी हो जा रही है। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है भाई? प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर होती है। जनसंख्या की वृद्धि दर धीमी होगी। क्यों होगी धीमी? मैंने आपको बताया, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंची है और इस वजह से जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही। लोग प्राथमिक कार्य में करते हैं, यानी प्राथमिक कार्य का मतलब यह है कि लोग खेती बाड़ी करते हैं। बड़े परिवारों को संपत्ति माना जाता है। बड़े परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, कहा जाता है जिसकी जितनी बड़ी फैमिली होगी उसकी उतनी चलेगी। तो ये एक अशिक्षित समाज होता है, ये एक ऐसा समाज होता है जो जागरूक नहीं होता। यहाँ पर जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जीवन प्रत्याशा का मतलब है औसत रूप से जीवन। औसत जीवन, एक देश में औसत जीवन कितना है? जैसे भारत का जीवन प्रत्याशा है 62 ईयर्स, 63 ईयर्स।
62-63 साल, यानी कि भारत में एक आदमी एवरेज औसत रूप से 62 से 63 साल जीता ही जीता है। अच्छा, 1921 के आसपास हमारे देश की जो औसत आयु थी वो 32 वर्ष थी। केवल 32 वर्ष कोई जी सकता था, आगे पीछे हो जाता था, लेकिन एवरेजली जो हमारे देश के लोग थे वो 32 साल ही जी रहे थे, औसत जो हमारा जीवन था। तो ये प्राथमिक अवस्था, ये प्राथमिक अवस्था है। हम लोग प्राथमिक अवस्था में 1921 के आसपास थे। 1921 क्या, बांग्लादेश अभी भी इस अवस्था में है, हालांकि वो इस अवस्था से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, बदलाव आ चुका है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप बांग्लादेश को हम ले लेंगे। अच्छा, दूसरी अवस्था ऐसी होती है, ये दूसरी अवस्था जो होती है ये बदलाव का समय होता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, उस समाज में, यानी कि जो भी समाज होगा जो प्राथमिक अवस्था से निकल रहा होगा, वहाँ पे अच्छी शिक्षा का प्रावधान होना लग जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं आ जाती हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, इलाज होना शुरू हो जाता है, बीमारियों पे विजय पाने लग जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि तेजी से मृत्यु दर में कमी आती है, यानी कि आपने इलाज खोज लिया, आपने डॉक्टर बना लिए, आपने दवाइयाँ बना ली, तो क्या होगा, लोग बचने लग जाएंगे, यानी कि मृत्यु दर कम हो जाएगी। अब देखिए, अब मलेरिया से, डेंगू से बहुत कम लोगों की मृत्यु, पहले तो मलेरिया भी महामारी के रूप में थी, डेंगू भी महामारी के रूप में था, लेकिन अब उसकी वैक्सीन बन गई तो लोग मर नहीं रहे, इलाज हो जाता है उसका। तो इसीलिए क्या हुआ, मृत्यु दर बड़ी तेजी से नीचे आई, लेकिन जन्म दर जो है वो धीरे 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 नीचे आई। तो हम क्या देखते हैं, इसके बीच में, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में गैप बन गया। तो इस वजह से क्या होता है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ने लग गई। ये जो गैप है ये जनसंख्या वृद्धि को दिखा रहा है। आप यहाँ देखें, यहाँ बिल्कुल भी गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि में गैप आप देख रहे हैं कि ज्यादा है। तो होता है, दूसरी अवस्था में क्या होता है, मृत्यु दर में तेजी से कमी आती है, परंतु जन्म दर में धीमी गति से कमी आती है, धीमी गति से घटता है, जिस कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या इतनी बड़ी, फिर तेजी से और बढ़ रही है। लेकिन समय के साथ साथ आप देखें कि जन्म दर भी घटते घटते मृत्यु दर के पास आती है, तो ये जनसंख्या की वृद्धि भी फिर कम होने लग जाती है। समय के साथ साथ जन्म दर घटती है और जनसंख्या वृद्धि कम होती है। तीसरी अवस्था क्या होती है, तीसरी, जैसे कि श्रीलंका जो है तीसरी अवस्था से निकलने वाला, दूसरी अवस्था से निकलकर तीसरी अवस्था में जाए। अब कनाडा है तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था कैसी होती है, आप देखिए कि यहाँ जन्म दर मृत्यु दर बहुत तेज थी, घटते 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 निम्न आ गई, यानी कि नीचे आ गई। तो यहाँ जन्म दर इसमें निम्न होती है और मृत्यु दर भी इसमें निम्न होती है। अब यहाँ भी वृद्धि दर कम होगी, लेकिन यहाँ वृद्धि दर कम क्यों है, क्योंकि यहाँ जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। यहाँ वृद्धि दर इसलिए कम थी क्योंकि दोनों ही ऊपर थी, दोनों ही आसपास थी, लेकिन ऊपर थी बहुत। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों आसपास है, लेकिन बहुत कम है। तो अच्छी व्यवस्था कौन सी है, आप चाहते हैं कि आपके देश की जनसंख्या ना बढ़े, ठीक बात है, लेकिन क्या आप अपने देश की जनसंख्या लोगों को मार कर कम करना चाहते हैं? नहीं, आप बचा कर करना चाहते हैं। तो आपको इस अवस्था में आना चाहिए जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए। तो इस अवस्था में क्या होगा, जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। तीसरी अवस्था में जनसंख्या या तो स्थिर रहती है या फिर घटती है, और अगर बढ़ती है तो बहुत धीमी गति से बढ़ती है। और प्रौद्योगिकी का स्तर यहाँ पर उच्च होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होती है, बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, लोगों की मृत्यु भी कम होती है। यहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर है, जो जन्म के साथ जो बच्चे मर जाते हैं उनकी संख्या बहुत कम है, 1000 में से केवल 1 या 2 जो शिशु है वो जन्म के दौरान मरते हैं। लेकिन भारत के केस में आप देखें तो भारत में 16 से 17 बच्चे ऐसे हैं, 1000 में से 16 से 17 बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के दौरान ही मर जाते हैं। तो ये आपका जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है जो 3 अवस्थाओं में समझाया जाता है। तो प्रथम अवस्था में ऐसा होता है, दूसरी अवस्था में ये, और तीसरी अवस्था में इस तरह से। एक बार फिर मैं बताता हूँ जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत क्या है। तो भाई जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जैसे ही कोई समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षा से निकलकर नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनेगा तो उस समाज की उच्च जन्म दर निम्न जन्म दर में बदल जाएगी और उच्च मृत्यु दर निम्न मृत्यु दर में बदलाएगी। तो जब आप देखिए कि यहाँ पर लोग ज़्यादातर खेतीबाड़ी करते हैं और यहाँ पर लोग ज़्यादातर, कनाडा में लोग ज़्यादातर नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उद्योग में काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या कि प्राथमिक अवस्था से निकलकर, यानी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निकलकर कहाँ चले गए हम लोग, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, यदि समझ आए तो अन्य 12वीं क्लास के छात्रों तक इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर एक नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।